Now understand. So we have to do Arrhenius equations, right? So Arrhenius equations we have to do now. Are you understanding? So Yes, ma'am. in Arrhenius equations, you understand what is to be done. See. So when we are talking about the Arrhenius equations, right? So we basically did and stuff for the Arrhenius equation, no doubt about it. But there are certain factors that we got to understand. Okay. All right. देखो तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक कंसेप्ट समझना है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। Hmm. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बात को समझो। एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई ए से, ठीक है। हाँ. एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई ए से। अब Energy required to start a reaction. एग्जैक्टली दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ जा रही है ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो जैसे हम कोई भी रिएक्शन बोलते हैं, मैं कहती हूँ जी A2 + B2 गिव मी AB, Hmm. 2AB। तो आप ये चीज समझो कि अगर A2 + B2 कंबाइन करके 2AB बना रहे हैं, तो यहाँ A और A के बीच का बॉन्ड है, और यहाँ B और B के बीच का बॉन्ड है, बोलो हाँ है ना। तो हाँ. यहाँ अगर A और A के बीच का बॉन्ड है, और यहाँ अगर B और B के बीच का बॉन्ड है, तो 2AB बन रहा है। तो हमने हाँ. ये सीखा था कि यार AA और BB को कोलाइड करना चाहिए, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में करना चाहिए। तो हाँ. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि अगर AA का मॉलिक्यूल है और वो BB के मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो इनके बीच में क्या हो रही है, इनके बीच में कुछ कोलिजन हो रही है। तो दिस इज Yes, ma'am. ओरिएंटेशन वन, दिस इज ओरिएंटेशन वन, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हाँ, हाँ. एंड दिस इज ओरिएंटेशन टू। Hmm. ओरिएंटेशन टू कैसी है, ओरिएंटेशन टू मेरे पास है AA इज कंबाइनिंग विद BB। Hmm. गॉट द पॉइंट। Yes, ma'am. सो यू अंडरस्टैंड कि दोनों ही ओरिएंटेशन में, चलो तो हमने बोला कि भाई सेकंड ओरिएंटेशन डेफिनेटली बेटर है, तो वो हम सीख गए, ठीक है, कि सेकंड ओरिएंटेशन इज मच बेटर देन फर्स्ट ओरिएंटेशन, बहुत अच्छी बात। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैम क्योंकि सेकंड ओरिएंटेशन बेटर है फर्स्ट ओरिएंटेशन से, है ना, Hmm. लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा होगा कि शायद रिएक्शन ना हो। क्यों भाई, क्योंकि जब ये टकराए हाँ. तो AA जब BB से टकराया, तो क्या होगा मुझे बताइए कि AA जब BB से टकराया तो क्या होगा, जस्ट टेल मी A कि मैम A एक A और सर्टेन BB के. एनर्जी के साथ इसको टकराना चाहिए, है ना। Hmm. इनको एक सर्टेन एनर्जी के साथ टकराना चाहिए, यानी कि A should collide with B with a certain amount of energy. I hope you're understanding, ठीक है। Hmm. अगर वो उस एनर्जी के साथ नहीं टकराते, तो हम कहते हैं कि भाई कोलिजन तो होगा, पर वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, सही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक हाँ. मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी विद विच विद विच Hmm. मिनिमम एनर्जी विद विच the molecules must collide so as to so as to break the previous bonds and form new bonds, ठीक है। So as to break the previous bonds and form the new bonds, that energy is called as a threshold energy. Yes. That energy is threshold energy. Got the point? और एक्टिवेशन हाँ एक्टिवेशन एनर्जी अलग है ना. हाँ। अब क्या हो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स की अपनी कुछ एनर्जी है, पर वो Hmm. एनर्जी पे कोलिजन इतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा कि वो इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट कर दे। Hmm. हमने क्या बोला, एक जनरल अगर ग्राफ बनाए कि यहाँ पे हम लिख लीजिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे हम लिख दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी। Hmm. तो यहाँ पे अगर हम लिख दें एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे अगर हम लिख दें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन,
तो व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू हैपन कि मैम ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ जाए, हम्म। या जैसा भी वो हाँ ग्राफ हाँ 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 हाँ, वो हमने सीखा स्कूल में। ऐसा आ जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि यार ये वाला जो है ये तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस है, और इतनी एनर्जी पे ये ईटी है। ईटी पे मतलब क्या हो रहा है कि ए का बॉन्ड टूटने लग रहा है, हाँ बी का बॉन्ड भी टूटने लग रहा है। आई यू हाँ अंडरस्टैंडिंग? हाँ राइट। हाँ और ए बी का बॉन्ड बनने लग रहा है और बी का बॉन्ड यहाँ पे हाँ। ए बी का बॉन्ड बनने लग रहा है। तो ये हम्म थ्रेशोल्ड पे क्या बन गया, ये यहाँ पर बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या हम्म, होता है? व्हाट इज मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? कि मैम इतने पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि ए और बीबी के बीच का जो बॉन्ड है ना, ए और बीबी के बीच का जो बॉन्ड है अपने पास, वो क्या कर रहा है, वो बॉन्ड हमारा इस एक एनर्जी हो पे रहा। टूट रहा है जितनी थ्रेशोल्ड। तो बेसिकली मैं क्या बोल दूं कि मैम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से लेकर एनर्जी ऑफ हम्म प्रोडक्ट तक, हम्म। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से लेकर एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड तक की जो एनर्जी है, इसका जो गैप है एक्टिवेशन इसे है। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं हाँ। कि दी एनर्जी गिवन हम्म टू रिएक्टेंट्स, कि भाई रिएक्टेंट अपनी एनर्जी के साथ तो कोलाइड कर ही रहे, बट दी एनर्जी हम्म गिवन टू रिएक्टेंट्स टू मेक इट कोलाइड, टू मेक इट इक्वल टू, टू मेक इट इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी हम्म। इज कॉल्ड, एक्टिवेशन एनर्जी। इज कॉल्ड activation energy. You understand the point? So what is activation energy? Activation energy is the energy which is given to the reactants to make it equals to the threshold energy. Do you understand my point? यस Right? मैम। अच्छा, अब आप खुद सोच के देखो कि एक रिएक्शन मैंने बनाया ऐसा, ठीक है, एक रिएक्शन मैंने बनाया ऐसा, और एक रिएक्शन मैंने बनाया ऐसा। अब आप देख के देखो कि मैम यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी और ई आर के बीच में, एनर्जी ऑफ हम्म। रिएक्टेंट्स के बीच में गैप कम है, और हाँ, यहाँ पर ई थ्रेशोल्ड और यहाँ ई आर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ज़्यादा। हाँ, तो इसका तो मतलब एक्टिवेशन हीट एनर्जी। देते 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 कहाँ ज्यादा मेहनत लग रही है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी 2 लग रही है और यहाँ हम्म एक्टिवेशन एनर्जी 1 लग रही है। बात हम्म समझ नहीं? तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी 1 लग रही है और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी 2 लग रही है। व्हाट डज दैट मीन, जस्ट टेल मी कि मैम एक्टिवेशन एनर्जी 1 और एक्टिवेशन एनर्जी 2 की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू हम्म। अंडरस्टैंड कि मैम मैम एक्टिवेशन ये। एनर्जी 1 कम है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी 2 से, तो थोड़ी सी एनर्जी दे के ही रिएक्शन 1 हो जाएगा, और ये जो अपने पास है रिएक्शन 2, ये शायद से नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई तो बताइए। हाँ, समझ में आ गई। सर क्योंकि देखो जैसे मान लो यहाँ 10 जूल का गैप है और यहाँ मान लो 100 जूल का गैप है, तो हमको 10 जूल हम्म एनर्जी देना इज लाइक वेरी सिंपल टास्क, राइट? सो दैट्स इजी हम्म। टास्क। तो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन यहाँ 100 जूल की एनर्जी देना बहुत मुश्किल है। कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया बताइए? यस मैम, समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपने को बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि भाई जब भी हम 10 जूल या 100 जूल की बात कर रहे हैं, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, ठीक है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, ज़्यादा इजियर रिएक्शन। तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर द रिएक्शन, फास्टर द रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? गॉट इट? तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। हम्म बात समझ में आई या नहीं बताइए? हम्म। ठीक है, आई। कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं। अब आप ये चीज समझो कि जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं एंड इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो यू हम्म अंडरस्टैंड कि दिस इज लेस एक्टिवेशन एनर्जी, हम्म। दिस इज लेस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा, हम्म अब बात को समझो। तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कब होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है? कि मैम रिवर्सिबल रिएक्शन वो तभी होगा जब दोनों तरफ से बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हम्म और फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो। हम्म यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन फॉरवर्ड हम्म। अच्छा, तो एंड प्रोसेस बैकवर्ड, इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, हाँ, मतलब ऐसे। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो सेम होगी, तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये, या ऐसा हो हम्म सकता है कि बैकवर्ड की एनर्जी में और फॉरवर्ड की एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं है,
या तो वो ग्राफ हम्म। ऊपर एंड हो सकता है या वो नीचे एंड हो सकता है, बहुत स्लाइटली। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा। हाँ जी ये बैकवर्ड हो सकता है। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि ई बैकवर्ड एंड ई फॉरवर्ड मस्ट बी नियरली द सेम। इन दैट हम्म। सिनेरियो यू विल कॉल कि हाँ जी ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। कंसेप्ट हाँ। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आ गया अपने पास। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज एक्टिव। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब कहानी समझो। तो जब हम ई लेस की बात कर रहे हैं, ई लेस एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, फास्टर द रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? तो दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। यस बोलो। मैम। ठीक है, अब देखो, अब कहानी यहाँ पे क्या है। देखो, कहानी ये है कि मैम एक्टिवेशन एनर्जी तो हमको समझ आ गई कि हम वो एनर्जी रिएक्टेंट को दे दें कि जिससे कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बोलो हाँ है ना? ठीक है। अब हम यस। ये कह रहे हैं कि अगर हम उसकी एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी उसको दे दें और वो प्रोडक्ट में हम्म। कन्वर्ट हो जाए, हम्म। तो हम कह रहे हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब कहानी क्या है, मैंने कल एक बताया था, आर्हीनियस फैक्टर जो होता है वो पी टाइम्स जेड ए बी होता जेड ए भी होता है। है। अब ये क्या है ध्यान समझो। मान लो मैं Probability of collision, successful collision into collision frequency. अब आप ये चीज देखो कि भाई 10 की पावर 20 कोलिजन होते हैं नियरली इन हम्म। 1 सेंटीमीटर क्यूब हम्म। एयर या कोई भी गैस एट रूम टेम्परेचर। ये मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। हम्म। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई कोई रिएक्शन अलग टेम्परेचर पे हो रहा है ना? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन कि मैम Collisions टेन भी की बढ़े। पावर ट्वेंटी कोलिजन हो रहे हैं, 10 की पावर 20 कोलिजन हो रहे हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एयर या गैस एट रूम टेम्परेचर। बोलो हाँ। तो अगर टेन की हाँ। पावर ट्वेंटी कोलिजन हो रहे हैं तो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर 10 की पावर 20 कोलिजन हो रहे हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, तो हम्म। ये सारे कोलिजन इफेक्टिव हो जरूरी नहीं है, हम्म। है ना? तो पहली बात तो ये हाँ। प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि भाई मैम कोलिजन तो हुए, बट हाँ। प्रोबेबिलिटी की वो राइट ओरिएंटेशन और राइट एनर्जी के साथ। हम्म। यू अंडरस्टैंड कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड हैपन और दे वुड अकर एट हम्म। राइट ओरिएंटेशन। एंड राइट एनर्जी। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इस बात को बताता है कि भाई ठीक है मॉलिक्यूल्स टकरा तो रहे हैं आके, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो 10 की पावर 20 कोलिजन हो रहे हैं, पर उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहे हैं? उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मॉलिक्यूल 0.1 परसेंटेज से हो रहे हैं? तो अगर मैं बोलूँ कि 10 की पावर 20 कोलिजन हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि मैम 10 की पावर हाँ। ट्वेंटी कोलिजन में से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 0.01% प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि हाँ जी उतने ही कोलिजन ऐसे हों जो राइट ओरिएंटेशन पे टकरा रहे हैं। बाकी सब टकरा रहे हैं पर वो फ्रूटलेस और कन्वर्जन है। व्हाई आर दी फ्रूटलेस कन्वर्जन? टेल मी, व्हाई आर दी फ्रूटलेस कन्वर्जन? दे आर फ्रूटलेस कन्वर्जन बिकॉज एनर्जी मीट नहीं हो रही। एनर्जी या ओरिएंटेशन मीट नहीं होती, हाँ। है ना? एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा ये क्या कहते हैं? दूसरा ये क्या कहते हैं? दूसरा ये कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है कि भाई एनर्जी ही नहीं है, जेड ए बी क्या है? जेड ए बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हम्म। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हाँ। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये रही अपने पास। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पर सेकेंड, पर सेकेंड हम्म। एंड पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं। तो टोटल कोलिजन कितने हो रहे हैं इनटू प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कितने हो रहे यस मैम। हैं? अच्छा, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ आ गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जेड ए भी आ गया अपना क्या, टोटल कोलिजन पर सेकंड, पर सेकंड। और एक हम हम्म। फैक्टर लगाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। हम लिखते हैं ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि भाई ए तो हो गया पी, ये अंदर ही अंदर हो गया जेड ए बी, और ये हो गया मतलब वो मॉलिक्यूल विच हैव सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमारे पास तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हमें बता दो कि कितने मॉलिक्यूल्स हर सेकंड टकरा रहे हैं, फिर हमको ये बता दो कि उनमें से टकराने वालों में से कितनों के पास सफिशिएंट एनर्जी है, और जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है क्या उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है? क्योंकि अगर एक भी फैक्टर लैग कर गया
तो वो रिएक्शन होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे पास हम्म प्रॉपर ओरिएंटेशन है पर एनर्जी नहीं है, या एनर्जी है पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो रिएक्शन हम्म नहीं होगा। नहीं होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि k की वैल्यू जो है दैट इज व्हाट, k की वैल्यू इज नथिंग बट a e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि आरएनएस इक्वेशन आपने लिखी के ए ई की पावर यार माइनस क्या ए बात। बाई आर टी, तो आपको पहले पूछेगा कि भाई व्हाट इज ए, तो यू विल से इट इज द प्री एक्सपोनेंशियल, हम्म इट इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? जो एक्सपोनेंट वाले पार्ट से पहले लग जाता है, जिसको हम्म हम आरएनएस फैक्टर भी कहते हैं। जो हम्म आपकी एनसीईआरटी में या किसी बुक्स में से लिखा नहीं है पर अच्छे लेवल पे पढ़ोगे तो समझ आएगा कि पी इंटू जेड ए बी ए है ना। और ये क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग e की पावर हम्म माइनस ई आर टी इज रिप्रेजेंटिंग द fraction of molecule. It is representing the fraction of molecule that has sufficient kinetic energy. ठीक है? It is representing the fraction of molecule that has sufficient kinetic एनर्जी। energy. तो ये हमारा रेट कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो बताइए। यस मैम समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं देखो। तो कल हमने क्या करा था, लिखा था k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय माइनस आर टी। आर टी लिखा था। तो मैंने बोला हाँ था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हाँ लॉग बेसी। लॉग बेसी यानी कि टेकिंग एल एन नेचुरल लॉग बोथ हाँ। साइड्स। अगर हम लिखते हैं टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, सो आई वुड से एल एन के, दैट वुड बी एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। हम्म एल एन के की वैल्यू अगर एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी आ गई तो हम्म क्या बनेगा मुझे बताइए। कि ये अगर एल एन के है, हम्म ठीक है, तो ये बना एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए हम्म प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। हम्म एल एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग टू द लॉग के टू द बेस ई, दैट इज गोइंग टू बी हम्म लॉग ए टू द बेस ई। और ये बन जाएगा log टू द बेस ई ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। हम्म तो ये माइनस ई ए बाय आर टी तो आगे आ जाएगा, यही पढ़ा था। हाँ तो हाँ log हाँ k टू द बेस ई इज गोइंग टू बी व्हाट, log a माइनस ई ए बाय आर आर टी। log e टू द बेस ई। तो हमने बोला था कि हम्म e की पावर हम क्या कर दे कि e बन जाए, तो वो वन ही है। तो मेरे पास वन। ये बन गया log k टू द बेस ई इज गोइंग टू बी हम्म log a टू द बेस ई माइनस ई ए बाय आर। इतना हाँ। पड़ता है, उसका ग्राफ बनाने को आता है। तो आप सोच के देखो कि यहाँ पे अगर अपने पास ग्राफ बन जाए किस किस के बीच में, अंडरस्टैंड, यहाँ पे ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। तो ग्राफ हेयर इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। हम्म तो मैं अगर इसको लिख दूं कि log k, हम्म है ना, log k इक्वल्स टू हम्म माइनस ई ए बाई आर टी, तो वन बाई टी यहाँ पे ले लिया, और c हो गया log a टू द बेस e। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाने को बोले एल एन के और वन बाई टी के, तो यस देयर मैम। इज अ ग्राफ बिटवीन एल एन के एंड वन बाई टी। बोलो हाँ है ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे कि एल एन के वन बाई टी का ग्राफ अगर है तो हाउ डू यू थिंक वील बी सॉल्विंग इट, बताइए। तो हम इसे लिखेंगे कि मैम ये देखो ये y पे तो एल एन के आ गया, एल एन के को आप log के टू द बेस ही बोल रहे हो, x हमारा वन बाई टी आ गया। तो m की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस ई ए बाई आर, और c क्या है आपका, log a टू द बेस e। तो इसका ग्राफ देखो, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप का मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। तो ये जो हम्म इंटरसेप्ट आया है दिस इज गोइंग टू बी log a टू द बेस e, और इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस ई ए बाय आर। आर टी। अंडरस्टैंडिंग? हाँ। हाँ। ग्राफ यस देके हमको बोलते हैं कि इसका स्लोप 10 है, बताओ मैम। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो आपको आर की वैल्यू तो पता ही होती है, 8.34, तो सीधा मल्टीप्लाई कर हाँ। दोगे तो ई आ जाए, है ना। तो यस मैम। कई बार क्वेश्चन अपनो स्लोप बोलता है कि भाई ग्राफ है, और ग्राफ में वैल्यूज मार्क कर देगा, तो आपको टी पता करना होता है, आपको ए ग्राफ से पता करना होता है। तो एक तरह का ग्राफ की पता। अब ओके दूसरा मैम। ग्राफ देखो, इतना समझ आ गया। हम्म अच्छा,
अब आप ये देखो कि अगर मेरे पास ये ग्राफ आया कि log टू द बेस e log k इज गोइंग टू बी log a टू द बेस e माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब मुझे हम्म। log टू द बेस e को कन्वर्ट करना है 2303 में, तो ये हाँ, बन जाएगा टू 2.303 log k is going to be 2.303 log a लॉग। minus ea by rt. हम्म। So if I have to convert log e to log 10, हम्म। what do you think is going to happen? हाँ, you have to multiply by 2.303। है ना, कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे यहाँ पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हम्म। 2.303 आ गया, यहाँ पर 2.303 आ गया, और यहाँ पे भी 2.303 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा हाँ। log k to the base 10 is going to be हम्म। log a to the base 10 हम्म। minus e upon 2.303 r. आरटी। Are you understand? यस मैम। Got the point? हाँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, log k is going to be log a to the base 10 minus e upon 2.303 r t. आर। Got the point? यस मैम। Now what does that mean? What does that mean? कि e upon 2.303 r t हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं ग्राफ अगर हम्म। बनाती हूँ किसका, अगर मैं ग्राफ फिर से बनाती हूँ 1/t और यहाँ पे हम्म। log k टू द बेस 10 का, तो आप सोच के देखो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फिर से मेरे पास log k टू द बेस 10 है, m क्या है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log ए। हम्म। वर्ड, तो यहाँ यस। से स्लोप कितना आ जाएगा, ये m हाँ। और ये क्या है सी है, तो ग्राफ हमारा फिर से वही है, बस फर्क क्या हम्म। पड़ा है कि मैम ये जो मेरा इंटरसेप्ट है, ये मेरे पास m की वैल्यू ये मेरे को क्या देगा, एम की वैल्यू। तो दिस इज गोइंग टू बी माय log a टू द बेस 10, हम्म। और जो स्लोप है मेरे पास वो मुझे क्या देगा माइनस ई ए अपॉन टू टू पॉइंट पॉइंट जीरो थ्री जीरो आर थ्री ऑन। आर। आई यू अंडरस्टैंड? गॉट द पॉइंट? ठीक है, सो द स्लोप हियर इज गोइंग टू बी माइनस ई ए अपॉन 2.303। हम्म। अंडरस्टूड और नो? यस मैम। सो दैट इज द स्लोप। तो ये हम्म। स्लोप तो डिपेंड करता है कि वो किस बेस में यहाँ पे log के कौन सा ले रहे हैं, आर दे टेकिंग एल एन और आर दे टेकिंग log 10। कंसेप्ट समझ में आ गया? और यहाँ पे क्या है यस। अपने पास, यहाँ पे है 1/, कंसेप्ट क्लियर और नो, जस्ट टेल मी यस मैम, क्लियर। दैट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आ गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, log के की वैल्यू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी आ गया, और यहाँ log ए आ गया। कंसेप्ट हम्म। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताइए हमारे पास व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, के मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे इट इज ई की पावर माइनस ई ए बाय आर, इट इज दैट वैल्यू। गॉट द पॉइंट? यस मैम। इतनी आर्यन इक्वेशन अपने को समझ आ गई? ठीक है, अब लिखो, तो हमने एक तो केस पढ़ा फॉर्मूले में जब हमें क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी और सिंगल टेम्परेचर दे रहा। एक कल हमने केस पढ़ा था जहां पे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे रखा था log ऑफ k2/k1 इज गोइंग टू हाँ बी हाँ हाँ। माइनस ए बाय माइनस। हाँ, तो ये बाय माइनस ये बाय आर, वन बाय टी वन। वन वन बाय माइनस टी। वन बाई टी टू। हाँ। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। हाँ। ये वाला केस पढ़ा था जब हम कह रहे थे कि भाई हमारे पास दो टेम्परेचर, मैथन को दो दो अलग अलग अलग। इस पे कराया, तो और के क्या था, के वाज अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, हम्म। जिसका मतलब क्या था, के वाज अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आई यू अंडरस्टैंड? यस मैम। तो अगर k is a specific rate constant, what does that mean? Just tell me. That if k is a specific rate constant, what do you think would be there? Tell me. कि मैम k की वैल्यू अगर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है?
बताइए। हम्म, कि K depends on temperature and activation energy. हाँ, तो हमने पढ़ा था कि के डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, और ये वो स्पीड है जो 1 मोल रिएक्टेंट्स की होती है। Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो। अब देखो, अब कहानी यहाँ पे क्या है, जैसी जैसी अब कई बार आता है कि कैटालाइज रिएक्शन एंड अनकैटालाइज रिएक्शन। अब दोनों ही केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। मान लीजिए मैंने बोला ये ईए है, और ये मैंने बोला ईए डैश। ठीक है, सो वन इज ईए एंड वन इज ईए डैश। गॉट द पॉइंट? तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ कि वन इज ईए एंड वन इज ईए डैश। अब कुछ Hmm. सोच के देखो, एक रिएक्शन जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ H2 + O2 है और वाटर बन रहा है। तो अगर सोचो मैंने इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, लेकिन अगर वहीं मैं H2 और O2 के साथ मैं MnO2 MnO. डाला, हाँ, तो वाटर तो जो फिर है वो वो बहुत। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। हाँ। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी कम क्यों हो जाएगा, मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ, पहले समझो। तो ये वाला रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर का फॉर्मेशन। हाँ, H2O2 प्लस O2 रहेगा ना। सुनो, ये वाटर का फॉर्मेशन है विदाउट कैटलिस्ट, और ये वाटर का फॉर्मेशन है विद कैटलिस्ट। हम्म, डू यू अंडरस्टैंड? ये वाटर का फॉर्मेशन है विद कैटलिस्ट, और ये वाटर का हम्म, फॉर्मेशन है विदाउट कैटलिस्ट। हम्म, बात समझ में आ रही? तो हम ये कह रहे हैं कि H2 + O2 गिव्स मी वाटर, और यहाँ पे H2 और O2 अगर हम कह रहे हैं वाटर बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। ठीक हम्म, है, अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे MnO2 एक सॉलिड सरफेस है, तो मेरे को हम्म, मान लो यहाँ पे 100 जूल हीट देनी पड़ी पूरी। तो सॉलिड हम्म, सरफेस ऑफ MnO2 पे होगा क्या, मुझे बताओ। सॉलिड सरफेस ऑफ MnO2 पे कौन आके बैठेगा? H2 आके बैठेगा, O2 आके बैठेगा, हम्म, बताइए हाँ। हम्म, तो अगर सॉलिड सरफेस ऑफ MnO2 पे H2 आके बैठा, O2 आके बैठा, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? कि H2 बैठा, O2 बैठा, तो जब हम्म, भी कोई सरफेस के ऊपर कोई गैस आके बैठेगी, सो यू विल अंडरस्टैंड कि उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और जब यस भी मैम। बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हीट निकलती। हम्म, तो आप ये सोच के देखो कि यार MnO2 के ऊपर H2O2 जाके बैठे, तो 60 जूल हीट तो बॉन्ड ऑफ H2 और O2 का MnO2 के ऊपर बैठने से ही, बॉन्ड बनने से ही निकल गई। बोलो हाँ है ना? और अगर उतनी एनर्जी निकल गई, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी। जब उतनी एनर्जी निकल गई, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी। कि एक्टिव 60 फिर। जूल बनेगा? बोलो। तो हम्म, हमको बाहर से सिर्फ 40 जूल एनर्जी देनी है और बात खत्म। हम्म, यू अंडरस्टैंड? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरे लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ 40 जूल्स रह गई। हाँ, तो आप ऐसे समझो कि मेरे रिएक्टेंट्स, तो सेम टेम्परेचर, मान लीजिए ये रिएक्शन मेरा 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो ये रिएक्शन में मेरा 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। पर अगर सेम रिएक्शन सेम टेम्परेचर पे मैं करा रही हूँ, तो सेम टेम्परेचर पे हो सकता है कि इट इज टेकिंग अ लॉट लॉन्गर विदाउट कैटलिस्ट, हम्म, whereas with catalyst it will happen quickly. हम्म, Do you understand? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो what do you think is going to happen? कि मैम मेरे पास एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के अंदर सीन क्या है? इस रिएक्शन का सीन है कि ये जो काले वाला है, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब यहाँ से, yes, या इसको मैं जनरल बताती हूँ कि ER here is representing the energy of the reactants। अब यहाँ से यहाँ तक की ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे ये मेरी लगी एक्टिवेशन एनर्जी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज E A। हम्म, अब इसी पॉइंट से स्टार्ट करके मैं देख रही हूँ कि यार मेरे को विद कैटलिस्ट इतना सही रिएक्शन लगा। मतलब हाउ डू यू थिंक द ग्राफ इज गोइंग टू कम डाउन? कि ये जो है मेरे पास, ये
तो हम्म ये नया एक्टिवेशन एनर्जी हो गया. दिस वाज व्हाट, दिस वाज हाँ एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड, AUC. हम्म एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज्ड. जैसी तो इनके बीच में गैप आ गया. तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं है, इवन दो द टेम्परेचर इज केप्ट सेम. तो हम्म यहाँ पे मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है. तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई मैम देखो, रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी जितनी पहले थी, कैटलिस्ट डालो चाहे मत डालो तब भी उतनी है. कैटलिस्ट डालने के बाद भी एनर्जी उतनी ही है. बात समझ में आ रही है? कैटलिस्ट डालने के बाद भी एनर्जी उतनी ही है. हम्म गॉट द पॉइंट. लेकिन इसकी हम्म नेट एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. दिस वाज माय नेट एनर्जी. इसकी नेट एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. बताओ हाँ या ना? यस मैम बात समझ नहीं. पर हम्म फिर भी क्या हो रहा है कि मैम इनके बीच में एक्टिवेशन एनर्जी का गैप आ गया. ये होता है डेल्टा एक्टिवेशन हम्म एनर्जी. तो किसकी हम्म एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड इज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड. हम्म, कंसेप्ट क्लियर है? द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड इज डेफिनेटली मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ cat अनकैटलाइज्ड. दिस इज important. हम्म Are यस you मैम understanding my point? यस मैम आई अंडरस्टैंड Got the point? Got the point? करेक्ट मैम ठीक है. तो अब मैं यहाँ से अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? जस्ट टेल मी कि मैम इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जब एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज थी तो कोई रिएक्शन की स्पीड K1 थी. हम्म तो इसको मैं KUC ले लेती हूँ. KUC मतलब स्पीड व्हेन देयर वाज अनकैटलाइज्ड. और एक्टिवेशन एनर्जी जब वो कैटलाइज था तो उस वक्त पे स्पीड KC थी. बोलो है ना? हाँ है ना? सही बात है. और KC वाली स्पीड थोड़ी ज्यादा थी डेफिनेटली. हम्म स्पीड तो ज्यादा ही थी क्योंकि हमें एनर्जी कम देनी पड़ी तो जल्दी जल्दी काम हो गया. और ये हम्म वाली जो या ये वाली जो रेट था वो थोड़ा कम था. और ये वाली जो स्पीड थी वो थोड़ा सा ज्यादा था. कुछ बताइए हाँ. ज्यादा ठीक है. अब कहानी समझो. कहानी क्या है कि मैम अगर मैं इक्वेशंस लिखती हूँ तो मुझे पता है कि अनकैटलाइज्ड वुड बी इक्वल्स टू लॉग A माइनस EA आर्ट अनकैटलाइज्ड अपॉन बाय 2.303 RT. आर्टी हम अच्छा. फिर मैं वहीं से लिखती हूँ कि log K कैटलाइज्ड इज इक्वल्स टू log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज्ड अपॉन हम्म 2.303 RT. हम्म अब मैं अगर इनको उठा के डिवाइड, इनको उठा के माइनस कर दूं हम्म तो क्या होगा? फिर से माइनस कर दो तो ये बनेगा log K अनकैटलाइज्ड माइनस log K कैटलाइज्ड हम्म इज इक्वल्स टू log A से log A चला गया. यहाँ हम्म बने माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड हाँ बाय 2.303 RT हम्म प्लस एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज्ड अपॉन हम्म 2.303 RT. बोलो हाँ. हम्म हाँ गॉट द पॉइंट? या तो ये क्या बनेगा? log हम्म K अनकैटलाइज्ड अपॉन log K कैटलाइज्ड. हम्म ऊपर बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड हम्म डिवाइडेड बाय 2.303 R. Are you understand? यस मैम Got the point? यस मैम Any doubts in this? नो मैम ठीक है. ये कर एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज हम्म अपॉन 2.303 RT. हाँ गॉट द पॉइंट? यस मैम बात समझ में आ गई? तो अब आपके हिसाब से आप इसको सॉल्व करिए. और ये हमारी इक्वेशन आ गई जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट वी आर वंस पुटिंग द कैटलिस्ट एंड वंस वी आर नॉट पुटिंग द कैटलिस्ट. कंसेप्ट हम्म क्लियर हुआ या नहीं? बताइए. यस मैम क्लियर हुआ ठीक है? तो ये हमारा कंसेप्ट है किसके लिए? फॉर द कैटलाइज एंड अनकैटलाइज. हम्म गॉट इट? यस मैम इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे. अब इसके बाद हमारा बचता है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है. और इनसे हम्म रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है. अब जस्ट गिव मी हाँ 5 minutes. आई एम जस्ट गेटिंग द बुक फॉर सॉल्विंग द ओके रिमेनिंग. मैम
ठीक है। अब देखो, तो अब हमारे हम्म। पास जो क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में हुआ ये कि मैम अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ए का कुछ बॉन्ड है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा, और बीबी का कुछ बॉन्ड है, हाँ। तो इनकी कुछ लेंथ होती है। मैंने कहा जी मान लो ये लेंथ है मेरे पास हाँ। 0.74, हम्म। और ये है मान लीजिए मेरे पास 2.66 एंगस्ट्रॉम्स। यस अब मैम। जब ये टकराए तो ऑब्वियस सी बात है, जब टकराएंगे तो पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, तो थोड़े थोड़े ए हम्म। दूर जाने लगे, थोड़े थोड़े बीबी भी हम्म। दूर जाने लगे। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ के हो गई मान लीजिए 2.95 एंगस्ट्रॉम्स, तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ के हो गई 0.77 एंगस्ट्रॉम। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस मैम। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब ओल्ड बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो ऑब्वियस सी हम्म। बात है कि इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि भाई बॉन्ड लेंथ इन ए in the हम्म। reactant form is definitely lesser than bond length in AA in हम्म। activated form. Activated form. Are you understanding? तो यस ये मैम। अपने को समझ आना चाहिए कि इस पे भी एक क्वेश्चन हम्म। बन सकता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए। यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रैंडम ग्राफ दे देती हूँ, और मैं आपसे उसमें उस रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछूँ। ठीक है, नाउ हाउ डू दे बेसिकली आस्क यू क्वेश्चंस ऑन टू दैट, जस्ट सी। जैसे कि वो बोल रहे हैं मेरे को, वो बोल रहे हैं मुझे ग्राफ दिया, ऐसे करके इन्होंने ग्राफ बनाया। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एंड व्हेन वी हैव दिस ग्राफ राइट हियर, हम्म। ऐसा, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकती हूँ। तो पहली बात तो ये ए स्टार है, ये बी स्टार है, यानी कि यहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बी पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको मार्क करके देगा, कहेगा जी एक्टिवेशन एनर्जी वन हम्म। है। ठीक है, हम्म। ये एक्टिवेशन एनर्जी वन है। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है मुझे बताओ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास। टू। सही बात है। ये वाला मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी थ्री है। बैकवर्ड। हम्म। हाँ, ठीक है। और ये वाला अगर मैं मार्क कर दूं तो ये वाला मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी फोर है। अब ये क्यों है एक्टिवेशन हम्म। एनर्जी फोर, बात को समझो, लॉजिक समझना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है पहली बात इस रिएक्शन में कि यहाँ ए है, यहाँ ए स्टार है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्टार है, और यहाँ फाइनली सी है। ठीक है। हाँ। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई देखो, पहली बात तो ये रिएक्शन को देख के बताओ हम्म। कि ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है। तो ठीक है, दो स्टेप में। दो स्टेप में। तो क्योंकि हर स्टेप का क्या सीन है, हर स्टेप का सीन ये है कि भाई ये मान लो रिएक्टेंट था ई आर, शुरुआत वाला। हम्म। तो यहाँ से हम चालू हुए तो धीरे धीरे एनर्जी दी, तो यहाँ पहला एक्टिवेटेड हम्म। कॉम्प्लेक्स बना, जिसमें जो मेरे हम्म। ओरिजिनल रिएक्टेंट्स थे उनका बॉन्ड हम्म। ब्रेकिंग चालू हो गया, है ना, और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन चालू हो गया, और फिर वो कन्वर्ट हो गए हमारे एक प्रोडक्ट में। ये वाला प्रोडक्ट जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, बी जो बना है। तो बी इज नॉट द स्टेबल प्रोडक्ट, पर वो मेरे मेन स्टेबल प्रोडक्ट से पहले बना है, तो मैं इसको बोलूंगी दिस इज गोइंग टू बी माय हम्म। इंटरमीडिएट। बोलो हाँ। हाँ। यस सही है, मैम। तो अगर ये मेरा इंटरमीडिएट है तो यहाँ से क्या करें हम बताइए कि मैम क्योंकि ये मेरे पास इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये हम्म। मेरे पास मेरा इंटरमीडिएट है, तो क्या हो रहा है कि हम्म। यहाँ से हमने फिर एनर्जी दी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी टू दी, और वो कन्वर्ट हो गया इसमें। अब सवाल ये उठता है कि हम्म। बताओ, तो पहला सवाल क्या पूछ सकते हैं कि भाई बताओ, तो जितने भी पीक्स है ना, हम्म। काउंट द पीक्स, ए स्टार बी स्टार, मान लो एक और ऐसे में पीक बना देती है तो यहाँ पे सी स्टार हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे तीसरा हो जाता, तीन तो स्टेप मैं हो बोल देती हूँ कि तीन स्टेप हो जाते हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ पीक्स जाते। हम्म। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। हम्म। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे हम्म। उतना क्या होगा, नंबर ऑफ पीक्स। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना स्टेप। हाँ, फिर आप ये देखो कि भी मैम इंटरमीडिएट कितने हैं।
इंटरमीडिएट्स कितने हैं? जितने भी इंटरमीडिएट वैलीज होंगे, मतलब जितने भी वैलीज होंगे, पीक्स के करेक्ट, जितने बीच भी में, ट्रफ्स हाँ। होंगे, बिल्कुल, जितने भी वैलीज हो गए या जितने भी ट्रफ्स हो गए हमारे, हम्म। दे रिप्रेजेंट व्हाट? दे रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय? इमीडिएट। हाँ। तो ये चीज आ गई। तो वी हैड इंटरमीडिएट, वी हैड द हम्म। नंबर ऑफ पीक, वी हैड द नंबर ऑफ स्टेप्स। आर यू हम्म। अंडरस्टैंड? गॉट द हाँ। पॉइंट? ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या होगा मुझे बताओ कि मैम वी हैड द इंटरमीडिएट्स, वी हैड द पीक्स, ये हो गया। नंबर 3 हमारे पास क्या आएगा? नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, कि मैम स्लोएस्ट स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप क्या है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट स्टेप है मेरा, फर्स्ट स्टेप मेरा चालू होता है यहाँ से और खत्म होता है यहाँ पे, हम्म। यहाँ से और यहाँ पे। हाँ। तो इस फर्स्ट स्टेप का अगर देखे जाए तो ये EA1 मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, और EA हम्म। जो है ये वाला, ये बैकवर्ड हो गया, हम्म। है ना, पहली चीज। तो पहले देख के बताओ क्या मेरा, इस ग्राफ को देख के आप ये बताओ क्या मेरा फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड वाली, डिफरेंस है एक्टिवेशन। तो हाँ। फॉरवर्ड वाली जो एनर्जी थी मेरी, रिएक्शन कहाँ हम्म। जाएगा, मतलब ये देखना है। तो आप ये देखो कि हाँ। मैम हाँ। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो पहली बार तो एनर्जी मैंने दे दी और बी तक पहुंच गई। अब हम्म। बी से मैं आगे बढ़ सकती हूँ कि पीछे बढ़ सकती हूँ, देखो। तो अगर मैं कह रही हूँ कि बी से मैं बैकवर्ड जा सकती हूँ और बी से मैं हम्म। फॉरवर्ड भी जा सकती हूँ, और फॉरवर्ड जाने की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, फॉरवर्ड जाएगा, हाँ। ये फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा, पहली बात। तो हम हम्म। यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल पाए कि जो फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में मैं क्या देख पा रही हूँ? हम्म। फर्स्ट स्टेप के बारे में मैं ये देख पा रही हूँ कि भाई फर्स्ट स्टेप जो है मेरा, हम्म। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 1 जो है हम्म। वो बहुत लार्ज है, हम्म। और एक्टिवेशन एनर्जी 4 जो है वो हम्म। बहुत लेस है। हम्म। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज बहुत लार्ज, एक्टिवेशन एनर्जी 4 इज टू लेस, हम्म। दैट इज वन कॉन्सेप्ट। ठीक है। हम्म। दूसरा, ठीक है, दैट इज वन सेट। तो एक्टिवेशन एनर्जी 1 इज लार्ज, एक्टिवेशन एनर्जी 4 इज लेस। लेकिन हम्म। हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी 2 जो है इज इवन लेसर देन E4। हम्म। तो बी से रिएक्शन बी स्टार की तरफ ही जाएगा, ए स्टार की तरफ नहीं आएगा, पहली बात। हम्म। फिर हम ये कह रहे हैं कि मैम क्योंकि क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स E A स्टार्टिंग वाली हम्म। और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में गैप देखो कि भाई मैम ऐसा सोचो कि इनकी हम्म। एनर्जी 10 जूल थी, आपने 50 जूल और दी, तो टोटल एनर्जी हो गई 60 जूल, हाँ। है ना, ऐसे एनर्जी बढ़ रही है, हाँ। ऐसे हाँ। एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी 60 जूल। हम्म। अब क्योंकि ए पे बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही थी तो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, हम्म। बट जब हम बी पे आए तो फाइनली बॉन्ड्स बन गए, ए बी के बॉन्ड्स बन गए, हम्म। और जब हाँ। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज आउट होती है। हम्म। तो हम कह रहे हैं कि फाइनली जब एनर्जी रिलीज आउट हुई तो बी की एनर्जी हम्म। रिलीज आउट हो गई, इतनी थोड़ी बहुत रह गई। हाँ। इसका मतलब कि मैम जितनी एनर्जी हमने दी थी, हम्म। हमने टोटल 60 जूल कर दी थी एनर्जी, रिलीज आउट सिर्फ 20 जूल हाँ। हुआ। तो यानी कि फाइनली हमने ऐसा देखा कि रिएक्टेंट ने अपने पास कुछ एनर्जी रख ली। तो हाँ, पहला 40। स्टेप कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। हाँ। मैंने जो हीट दी 10 उसकी खुद की एनर्जी थी, हाँ। 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 50 जूल मैंने दे दी, तो टोटल एनर्जी हो गई 60 जूल। हाँ मैम, वो 60 जूल, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ना आता है मुझे। हाँ, तो 60 जूल पे उसके पुराने बॉन्ड्स ब्रेकिंग चालू हो गए। और जब 60 जूल पे उसके पुराने बॉन्ड्स ब्रेकिंग चालू हो गए तो क्या होगा मुझे बताइए, कि जब 60 जूल पे पुराने बॉन्ड ब्रेकिंग चालू हो गए हैं तो व्हाट डू यू हम्म। थिंक इज गोइंग टू हैपन? कि मैम हम्म। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है हम्म। वो हमारी कंज्यूम हो गई है। हम्म। तो 60 जूल की एनर्जी जब कंज्यूम हो गई तो मैं कह रही हूँ बी पे जब हम पहुंचेंगे तो क्या होगा बताइए? सिर्फ 40 जूल बाकी रहेगा। 40 जूल बाकी है। वो 40 जूल मतलब 60 जूल उसके पास थी। रिवर्सिबल ये एक्सो कब होता, जब ये 60 जूल से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता, 100 जूल रिलीज कर हाँ। देता। यानी हाँ। मेरी तरफ से दी गई 60 जूल से हम्म। ज्यादा मेरे को रिटर्न में मिल गई तो ये एक्सोथर्मिक हम्म। होता। हाँ। पर इसने रिटर्न से 20 जूल करी, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो 60 जूल दी, मतलब मैंने तो साठ हम्म। जूल खर्ची, रिटर्न में मुझे सिर्फ 20 जूल मिले, तो यानी कि मेरी तरफ से हाँ। तो 40 जूल रिएक्शन के पास ही है, हाँ। हेंस ये एंडोथर्मिक हो गया। हाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम, आई। हम ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप जो हुआ वो, अगर हम गैप देखें तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा एंडोथर्मिक भी हो गया। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज देखो
कि भाई मैम देखो, अब दूसरा स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर। हाँ, ये एक्सोथर्मिक हो गया। तो दूसरा स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सोथर्मिक, हाँ हाँ। तो सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी एंड एंड्स एट पॉइंट सी। हम्म। हम्म। अब देखो, तो पहली बात मैं बता रही हूँ कि क्या होने वाला है। क्या ये सेकंड स्टेप भी रिवर्सेबल आने वाला है? नहीं। नहीं। सेकंड स्टेप भी रिवर्सेबल आने वाला नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड आने के लिए E3 एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि हमें बैकवर्ड आना है तो हमें सी से बी पहुंचना पड़ेगा, ऐसे उल्टा। हम्म। तो अपने को E3 हाँ। एनर्जी देनी पड़ेगी। E3 एनर्जी बहुत ज्यादा है E2 के मुकाबले, हम्म। है ना। E3 एनर्जी बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले? हम्म। E2 के मुकाबले। हम्म। तो उससे क्या होगा कि अगर E3 और E2 की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? हम्म। बताइए। कि मतलब पहले तो हम मतलब 10 जूल दे देंगे उसको, और फिर वो हाँ नीचे चला जाएगा कुछ हाँ, ज्यादा जूल, मतलब ज्यादा 50 रिलीज ले कर रहे लो। हैं। तो पहली बार हम लोग सेकंड स्टेप देख के क्या आइडेंटिफाई हुआ कि मैम अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेप, हम्म। सेकंड स्टेप दिखने में कैसा लग रहा है? एक्सोथर्मिक। हाँ। अच्छा, फर्स्ट स्टेप की एनर्जी या सेकंड स्टेप की एनर्जी, हम्म। तुमको क्या लग रहा है? फर्स्ट स्टेप की एनर्जी में कौन सी एनर्जी ज्यादा है? फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है E1, सेकंड हम्म। स्टेप को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी लग रही है E2। तो हम कह रहे हैं हम्म। E1 डेफिनेटली ज्यादा दिख रही है E2 से। हाँ। हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि E1 अगर बहुत ज्यादा दिखती है E2 से, तो हम्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि एक्टिवेशन एनर्जी 1 अगर बहुत ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी 2 से, तो हम क्या सो समझे? स्लोअर रिएक्ट। तो फ्लो रिएक्शन कौन सा हुआ? फर्स्ट रिएक्शन। तो आई वुड से द हम्म। फर्स्ट रिएक्शन विल बी स्लोअर। द स्लोएस्ट स्टेप। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो ज्यादा लंबे हम्म। समय तक चलता है। तो हाँ। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि पूरे रिएक्शन को होने में 10 मिनट लगे, पर 10 में से हम्म। 9 मिनट सिर्फ यही चला और एक हम्म। मिनट में ये हो गया, तो कौन सा हम्म। रिएक्शन ज्यादा समय के लिए हो रहा है? 9 मिनट वाला है। 9 मिनट। फर्स्ट स्टेप। अगर 9 मिनट वाला ज्यादा समय के लिए हो रहा है और 1 मिनट वाला ज्यादा समय के लिए नहीं हो रहा है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ये 9 मिनट वाला स्लोअर स्टेप हो गया, और 1 मिनट वाला फास्टर स्टेप हो जो गया। स्लोएस्ट स्टेप है उसमें जो जो रिएक्शंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारा डिसाइड करेगा क्या? So this is going to be 9 minutes and this is going to be 1 minute. Are you understanding my point of view? यस मैम, अंडरस्टैंड। Are you understanding? यस मैम, अंडरस्टैंड। So that is the concept. तो ओवरऑल ये रिएक्शन कैसा है? ए की एनर्जी कितनी थी? फाइनली सी की एनर्जी और ज्यादा रिलीज हो गई, यानी कि अगर मेरे पास 10 जूल एनर्जी थी, फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी 2 जूल ही है। तो जो भी लेना देना हुआ एनर्जी का, फाइनली 10 जूल और 10 जूल और 2 जूल के बीच में कितना गैप है? हम्म। बोलो। 8 जूल। 8 जूल। तो मतलब मुझे एक्स्ट्रा में क्या रिटर्न में मिली एनर्जी? 8 जूल मुझे आठ। और कहाँ? बात समझ नहीं? So that's how you read the graph. So you should know how to calculate the number of steps. You should know how to calculate the intermediates. You should know कि कौन से रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, कहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे रिएक्शन हम्म। खत्म हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाती हूँ, देखो। तो मुझे एक ग्राफ दिया ऐसा, और वो ग्राफ दिया अपने को ऐसा, ऐसा, ऐसा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट हम्म। ए, दिस हम्म। इज पॉइंट सी। हम्म। ए से ये उसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए स्टार बन गई, हाँ। ये बी बन गया, और यहाँ पे बी बी स्टार। स्टार बन गया। अब क्या होगा मुझे बताओ कि मैम ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या है, बताइए। दिस इज गोइंग टू बी ई ए। तो आई वुड मार्क दीज एक्टिवेशन एनर्जीज इज व्हाट कि मैम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो E1 है, E1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है, ये जो है ये E2 है ना। ये E3 यस है ये, मैम। और ये वाला गैप E4। हाउ मेनी स्टेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल? तो नंबर ऑफ पीक्स काउंट करेंगे, पीक्स हैं 2,
पीक 1 हम्म और पीक 2। तो क्योंकि पीक्स 2 हैं हम्म तो हम बोलेंगे कि स्टेप्स भी 2 हैं। पहला स्टेप की अगर मैं बात करूं तो देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि E1 बराबर E2 है, बोलो हाँ या नहीं? हम्म तो E1 यस मैम। बराबर E2 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैम फर्स्ट स्टेप मेरा रिवर्सिबल हो सकता है, हम्म कैन बी रिवर्सिबल। हम्म E1 बराबर E2 की अगर हम बात करें तो इट कैन बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। और E3 और E4 की बात करें तो E4 डेफिनेटली ज्यादा है E3 से, E4 हम्म डेफिनेटली ज्यादा है E3 से, तो इट इज नॉट रिवर्स, सीधी बात। इंटरमीडिएट्स क्या क्या है? बी है। इंटरमीडिएट शैल बी बी, बोलो हाँ या ना? अब अगर इंटरमीडिएट बी है तो क्या होगा मुझे बताओ, कि अगर इंटरमीडिएट मेरे पास बी है, हम्म सही है, अब क्या है, एक E3 है और एक E4 है। हम्म सो दिस इज E3 एंड दिस इज फोर। E4। बात करना है, सो दिस इज E3 एंड देन दिस इज E, हम्म फोर। so we have E2 and we have E1, are you understanding? Then we have E3 and then we have E4। यस मैम। समझ आई? तो ये इंटरमीडिएट बराबर क्या हो गया, बी हो गया, है ना? अच्छा, फाइनली ओवरऑल रिएक्शन कैसे? ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम्म अच्छा, E1 मेरा फर्स्ट रिएक्शन चालू कहाँ से हो, मेरा फर्स्ट रिएक्शन चालू हुआ यहां से और खत्म हुआ बी पे। मेरा सेकेंड हम्म रिएक्शन स्टार्ट हुआ बी से और खत्म हुआ सी पे। फॉर द पॉइंट, हम्म यस मैम। ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इंटरमीडिएट हमारा बी है। और मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट रिएक्शन जो लगा, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ए से बी तक है, तो मैं फर्स्ट है, हम्म बी से सी तक सेकंड रिएक्शन है। तो मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट रिएक्शन में स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगी E1, और सेकंड रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम्म एक्टिवेशन एनर्जी E3। तो बेसिकली E3 ज्यादा है E1 से। हम्म और अगर E3 ज्यादा है E1 से तो इसका क्या मतलब है मुझे बताइए, कि इफ E3 इज मोर देन E1 व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी। कि E1 हम्म अगर कम है E3 से, दिस वुड मीन व्हाट, हम्म कि मैम E2 टेक्स लॉन्गर टाइम, सेकंड स्टेप यस। टेक्स लॉन्गर टाइम। लॉन्गर टाइम, और जिसको समय ज्यादा लगता है मतलब वो स्लो है, दैट्स द स्लोएस्ट स्टेप, यू अंडरस्टैंड? एंड द हम्म स्लोएस्ट स्टेप हम्म इज द रेट, हम्म डिटरमिनिंग। slowest step is a rate determining step, ओके। got the point? are you understanding my point? बात समझ में आ गई? यस। got the point? So ये अपने को समझ आना चाहिए कि slowest step is the rate determining step, got the point or not? यस ठीक है, मैम। तो अपने को इस डेटा को देख के मैं ये समझ गई कि मेरा पहला रिएक्शन रिवर्सिबल है, हो सकता है, दूसरा रिएक्शन इरिवर्सिबल है। उसके बाद पहला रिएक्शन जो है उसमें एनर्जी कम लग रही है, दूसरे रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो दूसरे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि ज्यादा है, सो दैट वुड बी द स्लोएस्ट। तो इस ग्राफ से देख के हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम्म ओके मैम। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक पार्ट और आता है, एक इसमें क्वेश्चन आता है आपका, पूरा ग्राफ बनाने को आता है, ठीक है? तो वी हैव वन कंडीशन, तो वो बोलता है कि भाई मान लो मेरे पास एक के की वैल्यू है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, और एक के की वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस, तो नियर अबाउट ये हम्म वैल्यू 3 के आसपास या 2 के आसपास आती है। यानी कि ओके वो मैम। कहना ये चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि रेट एट 30 डिग्री ऑब्वियसली 10 डिग्री ज्यादा है। तो हम्म क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली अपने को ये पता चला
हम्म कि जब हम किसी भी रिएक्शन को 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रेट हम्म नियरली 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। हम्म इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके मैम। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बोलता है, कहते हैं कि जी बताओ रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ कोलिजन से बढ़ा, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन कहता है द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द हम्म राइज इन टेम्परेचर एंड विद द नंबर ऑफ कोलिजन। इज दैट ट्रू? हम्म राइट, इज दैट ट्रू? हाँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 डिग्री इज 2 और 3, हम्म हाँ हाँ। है ना? अच्छा, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे ग्राफ आया। ग्राफ क्या आया देखो, ग्राफ आया काइनेटिक एनर्जी और यहाँ आ गया फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम। हम्म गॉट द पॉइंट? तो ग्राफ अपने पास इस तरह से कुछ आया, उन्होंने कहा जी एक ग्राफ तो ये बन गया देखो, हम्म और एक ग्राफ जो बन गया अपना वो ये बन गया। हम्म ठीक है। अब वो क्या कह रहा है यस। बात को सुनो। वो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो देखो ये जो टेम्परेचर है हम्म और ये जो टेम्परेचर है ना, हम्म तो ये वाला टेम्परेचर इज T+10 डिग्री ज्यादा और ये वाला टेम्परेचर T डिग्री। हम्म तो हम्म अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डालूं, अगर इसका परपेंडिकुलर में डालूं यहाँ पे, हम्म तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। हम्म और यहाँ पे एट टेम्परेचर T, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट एनर्जी T+10 डिग्री। बात समझ? इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचो। अब काइनेटिक एनर्जी से एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंटेड है, तो यहाँ वैल्यू 0 है, तो यहाँ 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या हम्म 6 है या 7 है या 8 है या यस। 9 है या 10 है, बोलो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हाँ एनर्जी हाँ। बढ़ी। हम मैं हम्म ये बोल रही हूँ कि मेरे पास अगर ये एनर्जीज हैं इस तरीके से कि एक टी हम्म डिग्री पे T+10 डिग्री पे, हम्म बोलो, हाँ। है ना? तो आप खुद सोच के देखो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो जिस हम्म रेट से या जिस काइनेटिक एनर्जी से कोलिजन हो रहे हैं वो आपकी बढ़ के 6 से 10 होगी। हाँ। पॉइंट। लेकिन यस मैम। इसमें लॉजिक समझने वाला क्या है, तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है कि जहां इफेक्टिव कोलिजन, और ये एरिया अंडर द ग्राफ क्या दे रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ दे रहा है कि वो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर गोइंग अंडरगोइंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि भाई देखो, जब टेम्परेचर तुम्हारा T था तो इतनी काइनेटिक एनर्जी पे सोच के देखो, इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी पे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से बस। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि मान लो बीकर में 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 100 में से 1 आउट ऑफ 100 या 5 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 100 कोलिजन कर रहे हैं, फिर आ गया 15 आउट अच्छा। ऑफ 100, फिर आ गया 20 आउट ऑफ 100 कोलिजन कर रहे हैं, फिर आ गया 40 आउट ऑफ हम्म कोलिजन कर रहे हैं, ऐसा करके। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। हम्म तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा N/N से। हम्म बात समझ में आ रही है? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यस का मतलब कि भाई 100 अगर मॉलिक्यूल है तो 100 में से 10 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, 100 अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें से 50 टकरा रहे हैं। तो आप हिसाब अगर हम्म लगाओ तो आप ये बोलोगे कि मैम जब हमारी काइनेटिक एनर्जी 6 थी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहीं 80/100 थे, हम्म और जहां हमारी काइनेटिक एनर्जी 10 हुई तो वहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहीं हम्म 60/100 हो गया। हम्म ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी एनर्जी बढ़ाने पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं वो बहुत कम हम्म है, नो डाउट। हम्म। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे हमने ग्राफ की अगर बात करी तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ गया, पिंक वाला नीचे हो गया, तो हाँ यहाँ पर नीचे हुआ तो इधर वाले एरिया से ऊपर हो गया। हाँ। गॉट द पॉइंट? यस मैम। तो दैट वाज द पॉइंट। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस मैम। So when we are talking about the most probable kinetic energy at T, what do you हम्म understand my point?
मतलब जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे हाईएस्ट हो। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे डिक्रीज आया नीचे की तरफ तो यहाँ बढ़ा भी तो है। हम्म, तो यहाँ पे क्या आता है कि हाँ एरिया ग्राफ तो टोटल मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ टोटल मॉलिक्यूल से फर्क नहीं पड़ा, पर आप सोच के देखो कि जब टेम्परेचर टी था तो दो काइनेटिक एनर्जी के हाँ। साथ टकराने वाले पार्टिकल शायद 15 थे, और जब वही टेम्परेचर T+10 हुआ तो वही पार्टिकल 10 रह गए। यस मैम। यू अंडरस्टैंड? तो कम हाँ। काइनेटिक एनर्जी से टकराने वाले पार्टिकल्स कम हो गए, देख लो। हम्म। कम काइनेटिक एनर्जी से टकराने वाले पार्टिकल्स कम हो गए, हाँ। और ज्यादा देखो। और जैसे मान लो 8 वाली एनर्जी पे देखो, 8 वाली एनर्जी पे इतने पार्टिकल्स टकरा रहे थे, तब इतने पार्टिकल्स हाँ। टकरा। आगे चल के देखो, हम्म। 12 वाले पे पहले इतने पार्टिकल्स टकराए थे 10, अब 12 वाले पे ज्यादा हम्म। टकराए, मतलब अब ज्यादा कोलिजन हाँ। काइनेटिक एनर्जी पे हो रहे हम्म। हैं। और हायर काइनेटिक एनर्जी पे अगर कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम्म। बात है कि इफेक्टिव कोलिशंस बढ़ेंगे। इफेक्टिव कोलिशंस हाँ। बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन आएगा। ज्यादा होगा। यस मैम। गॉट द पॉइंट और नॉट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल गॉट। काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन कहता है हम्म। अ रिएक्शन हैज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं एन, हम्म। एज 2। हम्म। हम्म। द रिएक्शंस टेम्परेचर, हम्म। द रिएक्शंस टेम्परेचर is increased from 10 degree Celsius to 80 degree Celsius. हम्म। Calculate the हम्म। ratio of the rate constants at 10 degree Celsius and rate हम्म। constant at 80 degree Celsius. Got it? तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि K at 10 डिग्री सेल्सियस एंड K at 80 डिग्री सेल्सियस, इसका हमको सॉल्व करना है। तो आप खुद सोचो कि मैम होगा कोई स्पीड एट K at 80 डिग्री, होगा कोई स्पीड एट 10 डिग्री। आप सोच के देखो टेम्परेचर कैसे बढ़ा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये। अगर मैं बोल देती हम्म। हूँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2.5 है, तो मैं ये बोलती हम्म। दिमाग में कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट 2.5 गुना बढ़ जा रहा है, 2.5 टाइम्स स्पीड ज्यादा हो जा रही है। हम्म। बात समझ में आई? हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि K80 अपॉन K10, इसका क्या मतलब है? K80 हाँ। डिग्री अपॉन K10, इसका क्या मतलब है हम्म। कि मैम 10 से टेम्परेचर बढ़ के पहले 20 हुआ, फिर 20 से बढ़ के 30 हुआ, 30 से बढ़ के 40 हुआ, 40 से बढ़ के 50 हुआ, 50 से बढ़ के हम्म। 60 हुआ, 60 से बढ़ के 70 हुआ, 70 से बढ़ के 80। हम्म। तो जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट 2 टाइम्स हो रहा है। तो हम्म। यहाँ पे K at 10 डिग्री और K at 20 डिग्री में क्या होगा? आई वुड से K at 20 डिग्री वुड बी 2 टाइम्स K at 10। हम्म। फिर फिर क्या होगा कि जो रेट हमारा K at 20 डिग्री है उसका हम्म। भी डबल हो जाएगा 30 डिग्री, तो रेट यहाँ पे रहेगा फोर। 2 K 20, तो 4K10। 4 टाइम्स K 10। फिर यहाँ क्या होगा? एट यहाँ हो गया 16। 4 टाइम्स K 30। K 30 क्या है? 2 टाइम्स K 20। नहीं, 2 टाइम्स K20 होगा, के तो टू थर्टी होगा। टाइम्स K 20, नहीं नहीं, 30 से 40 हम पहुंचे तो K 30 की वैल्यू कितनी है? K 30 की वैल्यू है 2 टाइम्स K 20। हाँ। अरे तो इट हाँ जस्ट मैम, बिकम सही है। 4 टाइम्स K 30। 4 टाइम्स K20। So that becomes 4 टाइम्स K 20 and that becomes what? 8 टाइम्स K 10। K10। तो वैसे ही 16 टाइम्स, 32 टाइम्स, 64 टाइम्स, हाँ, वन ट्वेंटी बेसिकली एट टाइम्स यहाँ से एक बढ़ा, दूसरा बढ़ा, तीसरा बढ़ा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो बेसिकली 80 - 10, 70/10, 7 टाइम्स इंक्रीज है, बोलो हाँ। तो कितनी टाइम्स रेट बढ़ेगा फाइनली? 2 की पावर 7 टाइम्स। तो आई वुड से कि जो भी मेरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, रेज टू पावर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई हम्म। 10, हम्म। ये मेरा फॉर्मूला बने। तो हर बार मुझे ऐसे इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे बोला गया कि भाई K80 अपॉन K 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर कितना? 2 की पावर कितना? 80 - 10/10, तो ये बनेगा K80/K 10 इज गोइंग टू बी 2 की पावर 7। बस मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो K80 अपॉन K 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 7, दैट वुड बी द वैल्यू।
यस मैम, गॉट इट। गॉट द पॉइंट। तो जैसे मैंने अगर बोला कि मेरा टेम्परेचर बढ़ के हो गया भाई 30 डिग्री से बढ़ के टेम्परेचर मेरा हो गया 90 डिग्री, और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट मेरे पास है 3, तो मुझे इसका मतलब ये समझना हम्म है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर 3 दे दिया, हम्म 3:6। तो 3 raised to power 6 हम्म वुड बी के एट 90 डिग्री अपॉन के एट 30 डिग्री। तो यहां से अपने को क्या समझ आएगा कि के एट 90 डिग्री अपॉन के एट 30 डिग्री वुड बी 3 raised to power 6। हम्म हम्म अंडरस्टूड और नो? अंडरस्टूड। गॉट द पॉइंट। ठीक है, यस। तो ये अपने को समझ आना चाहिए। एनी डाउट्स इन दिस? यस मैम। ठीक है, तो ये अपने पास गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो अभी इतनी ही करते हैं क्लास। राइट? ओके मैम। राइट, ऑलराइट, चलो दैट्स इट, हम्म थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।